नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। सुबह के 8 बज चुके हैं और एक बार फिर से मैं हाजिर हूं यहां पर सुबह की 8 बड़ी खबरें लेकर। पहली खबर दिल्ली से है, जहां ईडी के एक्शन पर कांग्रेस आज अहम बैठक करेगी। दूसरी खबर महाराष्ट्र से है, ईडी संजय राउत को कोर्ट में पेश करेगी। तीसरी खबर शिंदे उद्धव गुट की याचिका पर आज फिर सुनवाई करेगा। चौथी खबर हरियाणा से है, जहां कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल होंगे। पांचवी खबर वाराणसी से है, जहां वाराणसी से साबरमती डायरेक्ट फ्लाइट की शुरुआत होगी। छठी खबर अलीगढ़ से है, जहां एएमयू में सनातन शिक्षा दी जाएगी। सातवीं खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां शिक्षा विभाग में मिली भगत से एक बड़ा घोटाला हुआ है। आठवीं खबर ताइवान से है, जहां ताइवान की सीमा में चीन ने फाइटर प्लेन तैनात कर दिए हैं। तो ये 8 बड़ी खबरें 8 बजे की, लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण और अहम खबर, आज जिस तरीके से तमाम जो कांग्रेस के सांसद हैं वो इकट्ठा होंगे और अहम बैठक होगी। तो ये 8 बजे की 8 बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। विस्तार से आपको इन खबरों के बारे में बताएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, हर घर तिरंगा पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। मुहिम चलाने वाले देशद्रोही संगठन से निकले हैं, जिन्होंने 52 सालों तक तिरंगा नहीं फहराया, ये राहुल गांधी ने कहा है। और ऐसे में आपको बता दें कि राहुल गांधी के ट्वीट से उनका गुस्सा साफ तौर पर देखा जा सकता है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि जिन्होंने 52 सालों तक तिरंगा नहीं फहराया, आज वो तिरंगा फहराने की बात कह रहे हैं। तो ये है ट्वीट राहुल गांधी का। और इसमें आप देखेंगे हाल ही में संस्कृति मंत्रालय की तरफ से तिरंगा रैली निकाली गई थी और यहाँ पर तमाम जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इकट्ठा हुए थे, लेकिन कांग्रेस का कोई भी नेता इसमें शामिल नहीं हुआ, जिसके बाद लगातार बयानबाजी तेज हो गई और अब राहुल गांधी का भी इस पर ट्वीट सामने आया है। तो ये वो ट्वीट है आपको जो दिखा रहे हैं हम। इतिहास गवाह है हर घर तिरंगा के मामले में, और जो इस अभियान को चला रहा है, इस मुहिम को चलाने वाले उस देशद्रोही संगठन से निकले हैं जिन्होंने कभी तिरंगा फहराया ही नहीं, ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि 52 सालों तक तिरंगा नहीं फहराया जिन्होंने, आज वो तिरंगा फहराने की बात कह रहे हैं। तो ये राहुल गांधी का ट्वीट है। रवि सर्राफ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, देखिए कल संस्कृति मंत्रालय की तरफ से जिस तरीके से तमाम सांसद भी इकट्ठा हुए, वहां पर तिरंगा रैली निकाली गई थी और कई सारे नेता हमने देखा, लेकिन कांग्रेस का कोई भी वहां पर सदस्य नजर नहीं आया, कोई नेता वहां पर नजर नहीं आया, जिसके बाद बयानबाजियां तेज हो गई। अब राहुल गांधी का ट्वीट इसको लेकर सामने आया है, क्या मायने निकाले? देखिए, विपक्ष के तमाम जो सांसद है उनका एक आरोप सरकार के ऊपर है कि ये जो कार्यक्रम हुआ था वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था, ना कि सरकार का कार्यक्रम था। दूसरी बात, सभी सांसदों का ये कहना है कि उन्हें इनविटेशन नहीं गया था, यानी कि न्योता उन्हें नहीं भेजा गया था, तो वो कैसे शामिल होते। और राहुल गांधी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जिस तरह से ईडी कार्रवाई हो रही है वो कहीं ना कहीं बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, उनका चरित्र को बदलने की कोशिश हो रही है। और तिरंगा को लेकर लगातार एक बात और कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसद कह रहे हैं कि चाहे आरएसएस हो या भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ कई और संगठन हो, उन्होंने अपने फेसबुक हो, ट्विटर हो या फिर तमाम सोशल मीडिया के हैंडल पर तिरंगा क्यों नहीं लगाया है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता बात करते हैं, पर उनसे जुड़े हुए संगठन ने अभी तक भी तस्वीर नहीं लगाई है तिरंगा की। तो इस तरह की बातें जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है और कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि इस तमाम बातचीत के लिए। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट आया है और उन्होंने लिखा है अपने ट्वीट में कि जिन्होंने 52 सालों तक तिरंगा नहीं देखा, आज वो तिरंगा फहराने की बात कर रहे हैं। तो ईडी के एक्शन पर कांग्रेस की आज अहम बैठक होगी। बैठक में पार्टी के सभी सांसद शामिल होंगे। संसद में कांग्रेस स्थगन प्रस्ताव भी दे सकती है। और ऐसे में आपको बता दें कि वहां ईडी के एक्शन पर कांग्रेस हमलावर है लगातार। कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया है कि वो आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। 5 अगस्त को पीएम आवास का घेराव भी करेंगे। याचना नहीं, अब
रण होगा, ये कांग्रेस का कहना है। तो तमाम जो सांसद है कांग्रेस पार्टी के, वो आज अहम बैठक में शामिल होंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या करना है। ईडी के एक्शन को लेकर भी लगातार कांग्रेस का विरोध, कांग्रेस का गुस्सा सामने आया और अब आगे संसद में भी जिस तरीके से चर्चा पर ब्रेक लगी हुई है, चर्चा हो नहीं पा रही है किसी भी उसको लेकर, मुद्दे को लेकर, उसको लेकर भी आज रणनीति तैयार की जाएगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो ईडी के एक्शन पर कांग्रेस की आज बैठक है। बैठक में पार्टी के सभी सांसद शामिल होंगे। पार्टी के सांसदों के शामिल होने के साथ ही कांग्रेस स्थगन प्रस्ताव का नोटिस भी आज दे सकती है। अब बात अगली खबर की होगी। शिवसेना नेता संजय राउत की आज दोबारा से पीएमएलए कोर्ट में पेशी होगी। ईडी कोर्ट से दोबारा कस्टडी की मांग कर सकती है। पात्रा चौल जमीन घोटाले में संजय राउत ईडी के शिकंजे में है। शिवसेना नेता पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है। इस बीच 1000 करोड़ से भी ज्यादा के इस घोटाले की जांच कर रही ईडी की तफ्तीश में नया खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई में मंगलवार को हुई छापेमारी के बाद पता चला है कि मुख्य आरोपी प्रवीण राउत से संजय राउत ने 3 करोड़ रुपए कैश लिए थे। बाद में कथित तौर पर इन्हीं पैसों से संजय राउत ने अलीबाग इलाके में 9 फ्लैट खरीद लिए। बताया जा रहा है कि राउत ने प्लॉट खरीदने के लिए नकद भुगतान किया था। ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद राउत को सोमवार देर रात गिरफ्तार कर लिया था। अब संजय राउत को एक बार फिर से आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत देखना होगा कि आखिर आगे क्या होगी सुनवाई में। शुभम पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, क्या संजय राउत को इतनी जल्दी राहत मिलेगी या फिर ईडी कस्टडी बढ़ाने की बात कर सकती है? पीएमएलए कोर्ट में संजय राउत को दोबारा पेश करे, क्योंकि आज संजय राउत की जो रिमांड थी, वो जो कस्टडी थी, वो आज खत्म हो रही है। जाहिर सी बात है, जिस तरह से ईडी ने मंगलवार के दिन मुंबई के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की, कुछ लोगों को अब पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके बाद ये जानकारी मिली है कि ईडी को कुछ और सबूत मिल गए, जैसा जिक्र जो है आपने भी किया कि जिस तरीके से प्रवीण राउत ने न सिर्फ 1 करोड़ बल्कि 2 करोड़ और यानी 3 करोड़ रुपए जो है संजय राउत को दिए। इन्हीं पैसों से अलीबाग जैसे इलाके में संजय राउत ने फार्म हाउस खरीदे हैं, जमीन खरीदी है। उसकी जो भुगतान है वो सीधे कैश ट्रांजैक्शन के द्वारा हुई है। तो कहीं ना कहीं इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर ईडी जो है आज कोर्ट में संजय राउत को पेश करेगी और वो दोबारा कस्टडी की मांग करेगी कि हमें और कुछ दिन कस्टडी दीजिए, हमें और कुछ जो है पूछताछ करनी है, क्योंकि हमारे पास कुछ और सबूत जो है वो हाथ लगे। तो यहाँ से संजय राउत की मुश्किलें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और जहां तक हर संभव की बात करें, जो सबूत मिले हैं ईडी को, उससे ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि संजय राउत को एक बार अगर कस्टडी फिर मिल जाती है तो संजय राउत की मुश्किलें और जो है वो बढ़ सकती है। बिल्कुल, मुश्किलें तो बढ़ ही सकती है। इन सब के बीच अभी हलचल कितनी तेज है महाराष्ट्र में? शुभम, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? तो शुभम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। बहुत शुक्रिया शुभम फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए। तो ईडी दोबारा से कस्टडी की मांग कर सकती है। आज एक बार फिर से पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा संजय राउत को। तो वहीं बढ़ेंगे तीसरी खबर की ओर, जहां शिंदे उद्धव गुट की याचिका पर आज फिर से सुनवाई होगी। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट की तरफ से दाखिल 5 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। वैसे ये सुनवाई 1 अगस्त को होने वाली थी, लेकिन टल गई थी। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और हिमा कोहली की बेंच इस मामले की सुनवाई की। न्यूज तमाम जगहों पर अगर देखा गया कि आखिर किस तरीके से हलचल तेज है सुनवाई को लेकर, और ऐसे में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट के मामलों की सुनवाई गुरुवार को एक बार फिर से करने की बात कही गई है, जो कि आज एक बार फिर से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दोनों गुटों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं की विस्तृत दलीलें सुनी। कोर्ट ने मामले को गुरुवार को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया। तो वहीं सुनवाई से पहले सभी पक्षों ने अपने संवैधानिक सवाल कोर्ट में सौंप दिया है। उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से पक्ष रख रहे कपिल सिब्बल के बाद
अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस की शुरुआत की। इस दौरान अधिवक्ता मनु सिंघवी ने कहा कि शिंदे ग्रुप न सिर्फ महाराष्ट्र में अवैध तरीके से सरकार चला रहा है, बल्कि वो चुनाव आयोग तक पहुंच गए, ये कहते हुए कि वो असली शिवसेना है। तो आज एक बार फिर से उद्धव ठाकरे और शिंदे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, और ऐसे में देखना होगा कि आखिर आज कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाएगा। अब बात अगली खबर की होगी। आज कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल होंगे। कुलदीप बिश्नोई ने विधायक पद से त्यागपत्र दिया है। आज नई दिल्ली में सुबह 10:10 पर ज्वाइन करेंगे भारतीय जनता पार्टी। इससे पहले कुलदीप बिश्नोई गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं। हरियाणा के कद्दावर नेता है कुलदीप बिश्नोई और वो भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो सकते हैं। सुबह 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है। हालांकि आज तो सदस्यता लेंगे ही, लेकिन उससे पहले वो जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। तो ये मुलाकात की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई ने मुलाकात की है कई नेताओं से। सबसे महत्वपूर्ण तो ये कि जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात में कुलदीप बिश्नोई ने किन चीज़ों को लेकर बात की है, ये समय आने पर पता चलेगा। हालांकि कुलदीप बिश्नोई आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और 10:10 का वक्त बताया जा रहा है जब वो बीजेपी में शामिल होंगे। तो आज दिल्ली में बीजेपी ज्वाइन करेंगे कुलदीप बिश्नोई। बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं कुलदीप बिश्नोई, और ऐसे में जिस तरीके से नाराजगी पिछले कुछ दिनों में उनकी देखी गई, उसके बाद से ही अटकलें तेज थी कि कुलदीप बिश्नोई बहुत जल्द शामिल हो सकते हैं अन्य पार्टी में। और अब जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, जिसमें कि वो अमित शाह से मिल चुके हैं, जेपी नड्डा से मिल चुके हैं, और अब वो भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन करेंगे बहुत जल्द। करीब 10:10 पर कुलदीप बिश्नोई जो हैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो कुलदीप बिश्नोई आज बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। हालांकि उनको सदस्यता दिलाने के लिए कौन कौन मौजूद रहेगा इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो पिछले कुछ समय से बयान भी दे रहे थे और जिस तरीके से उनकी नाराजगी सामने आ रही थी, इसके बाद से ही अटकलों का बाजार गर्म था। तो कुलदीप बिश्नोई आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। और ऐसे में आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई जो है 10:10 पर बीजेपी की सदस्यता लेंगे। पीयूष शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या जानकारी मिल रही कुलदीप बिश्नोई को लेकर? आज बीजेपी में वो शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, आज बीजेपी में कुलदीप बिश्नोई शामिल हो सकते हैं। पिछले कुछ दिनों पहले कुलदीप बिश्नोई ने गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा दोनों से मुलाकात की थी, और मुलाकात की तस्वीरें भी जो थी वो सामने आई थी। हरियाणा में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान कुलदीप बिश्नोई का जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव हुआ है, उसके बाद से सारी तस्वीरें बदली हैं। और आज का दिन है कि कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। 10:10 के आसपास कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय 6 पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पहुंचेंगे और वहीं पर वो सदस्यता लेंगे। अगर देखा जाए तो कुलदीप बिश्नोई का जो राजनीतिक इतिहास है बहुत ज़बरदस्त रहा है। जिस तरीके से वो कांग्रेस में रहे, फिर उन्होंने अपनी पार्टी गठित की और उसके बाद अब वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। क्या कहा जा सकता है, बहुत नॉर्मल तरीके से तो वो नहीं शामिल हो रहे होंगे, कुछ ना कुछ जिम्मेदारी तो उन्हें दी जाएगी आगे? देखिए, बिल्कुल कुछ ना कुछ जरूर जिम्मेदारी दी जाएगी। हरियाणा में जिस तरह से उनका कद है, उस तरह से साफ जाहिर है कि उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी जरूर आने वाले समय में दी जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल वो पार्टी के सदस्य के तौर पर काम करते नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए 11 से 14 के बीच में हिसार से लोकसभा सांसद भी रहे और उन्होंने बीजेपी से गठबंधन भी किया था, तो ये नई बात नहीं होगी उनके लिए बीजेपी में शामिल होना। हम कह सकते हैं कि वो दोबारा से जिस तरीके से उन्होंने गठबंधन किया था और अब वो शामिल हो रहे सीधे पार्टी में, तो उनके लिए कह सकते हैं कि एक तरह से अपने ही घर वापस जाना होगा।
देखिए, गठबंधन करना और कहीं ना कहीं पार्टी की नीतियों के साथ जो उनका जुड़ाव था वो साफ नजर आता है। और पार्टी के लिए जो कार्यशैली है वो उनके लिए नई नहीं होगी, बल्कि ये ऑलरेडी पार्टी की कार्यशैली से वाकिफ है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें उनके लिए प्लस करती हैं। चलिए, ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो घरेलू एयरलाइन स्पाइसजेट आज से वाराणसी से अहमदाबाद के लिए नई डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने जा रही है। इस नई शुरुआत से स्पाइसजेट के कस्टमर्स के लिए बनारस के घाट से साबरमती आश्रम का अब डायरेक्ट कनेक्शन स्थापित हो सकेगा। एयरलाइन ने इन फ्लाइट के लिए बुकिंग भी ओपन कर दी है और इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, वाराणसी से पटना, गोरखपुर और जयपुर के लिए भी कनेक्टिंग फ्लाइट की सुविधा है। स्पाइसजेट कई शहरों के बीच कनेक्टिंग फ्लाइट सर्विस दे रही है। तो यात्रियों के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, खासतौर पर ऐसे लोग जो घूमने फिरने का शौक रखते हैं। अब वो बनारस से साबरमती डायरेक्ट जा सकते हैं। यहाँ पर फ्लाइट जो है उनके लिए अवेलेबल रहेगी और अभी से ही कुछ लोगों ने बुकिंग भी शुरू कर दी है। फ्लाइट के शेड्यूल को भी जारी कर दिया गया है। आज से बनारस टू साबरमती डायरेक्ट फ्लाइट। तो स्पाइसजेट अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ा रहा है और इसी सिलसिले में उसने बनारस से साबरमती तक की फ्लाइट निकाली है, जिसमें कि श्रद्धालुओं का समय भी बचेगा और साथ ही उनकी यात्रा भी सफल होगी। तो आज से बनारस टू साबरमती डायरेक्ट फ्लाइट होगी। फ्लाइट के लिए बुकिंग भी ओपन हो चुकी है, बुकिंग किया जा सकता है। शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है क्योंकि लंबा वक्त लगता था जाने में और ऐसे में समय को बचाने के लिए, साथ ही जिस तरीके से लोगों को परेशानी होती थी अब वो भी नहीं होगी क्योंकि स्पाइसजेट ने कनेक्टिविटी बढ़ा दी है। तो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के शिक्षा विभाग पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। विजिलेंस टीम ने शिक्षा विभाग में 11 करोड़ का घोटाला का खुलासा किया है। कैसे हुआ घोटाला और कौन है घोटाले का मास्टरमाइंड, ये भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि जिस तरीके से समय समय पर घोटाले की खबरें अब आने लगी हैं, इससे अब तमाम जो विभाग हैं वो भी एक्टिव हो गए हैं। घोटाले का मास्टरमाइंड प्रिंसिपल ही निकला है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रिंसिपल घोटाला कर रहा था, जिसके बाद इस बात का खुलासा हो गया है और अब इस पूरे मामले में जांच भी जारी है। तो वहीं बात अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इस्लामिक स्टडीज विभाग में आगामी सत्र से सनातन धर्म की पढ़ाई होगी। इसके अलावा एएमयू एकेडमिक काउंसिल ने यूजी और पीजी के कोर्स में भी सनातन धर्म को शामिल करने का फैसला किया है। हालांकि इस फैसले पर अंतिम मुहर लगनी अभी बाकी है। तो वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन के इस फैसले का यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वागत किया है। तो क्या अब जिस तरीके से कहा जा रहा है, पाकिस्तान के इस्लामिक स्कॉलर अबुल अला मौदूदी की किताबों को अपने सिलेबस से हटाने वाला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अब अपने छात्रों को सनातन धर्म की पढ़ाई भी करवाएगा, ये अब सवाल लोगों के मन में खड़ा होने लगा है। देखिए साहब, कंपैरेटिव रिलीजन यानी कि सनातन धर्म, इस चीज़ की एक्चुअली 50 साल से ही हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में थियोलॉजी डिपार्टमेंट पढ़ा रहा है, ये शिया सुन्नी दोनों। इस बार इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट ने भी इस चीज़ को अमल में लाने के लिए कोशिश शुरू कर दी और बहुत जल्दी एमए के कोर्स में इसे बहुत मुमकिन है अडॉप्ट किया जाएगा। और ये एक अच्छी मिसाल है क्योंकि यहाँ पर
हर धर्म, हर जाति, हर वेश, हर भूषा के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के शिक्षा विभाग पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। विजिलेंस टीम ने शिक्षा विभाग में 11 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाले का खुलासा किया है। कैसे हुआ ये घोटाला और कौन है घोटाले का मास्टरमाइंड, आपको दिखाते हैं। गुरुजी ने छीना बच्चों का निवाला, मिड डे मील में करोड़ों का किया घोटाला, घोटाले का मास्टरमाइंड निकला प्रिंसिपल। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल ने शिक्षा विभाग और बैंक कर्मचारियों के साथ मिलकर 11 करोड़ 46 लाख रुपए का गबन कर लिया। विजिलेंस टीम की जांच के अनुसार ये घोटाला 2008 से 2014 के बीच हुआ। प्रिंसिपल ने एक एनजीओ बनाकर अपने परिवार के लोगों को अहम पदों पर बैठाकर ये घोटाला किया। इस खबर के आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। प्राथमिक विद्यालय जाजपुर में कार्यरत श्री चंद्रकांत शर्मा के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज होने की जानकारी प्राप्त हुई है। जैसे ही जानकारी इसकी मिली, हम लोगों ने विभागीय कार्रवाई करते हुए अभी तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित किया है। विजिलेंस से अभी कोई आधिकारिक जो है वो रिपोर्ट हमें प्राप्त नहीं हुई है। जब रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी तत्काल में हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। आगरा के पुलिस अधीक्षक विजिलेंस आलोक शर्मा ने बताया कि प्रिंसिपल ने एनजीओ को रजिस्टर कराने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया, फिर अपने विभाग और बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से मिड डे मील में 11.46 करोड़ रुपए का घोटाला किया। इस मामले में फिरोजाबाद जिले के बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक चंद्रकांत शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया। वो फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद का निवासी है और जाजपुर में प्राथमिक विद्यालय में प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत है और समिति का नाम शाश्वत आवासीय शिक्षा समिति था और इसका रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के तहत कराया गया। कैसे किया गया घोटाला, तो चलिए आपको बताते हैं चंद्रकांत शर्मा ने कैसे घोटाला किया। साल 2007 में एक समिति का गठन किया गया। समिति का रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के तहत किया गया। इसके बाद 2008 से 2014 तक इस समिति को फिरोजाबाद जिले में मिड डे मील योजना के तहत 11 करोड़ 46 लाख 40,384 रुपए का भुगतान किया गया। इस रकम को शिकोहाबाद के पंजाब नेशनल बैंक में जमा कराया गया और फिर वहां से कई अन्य बैंकों के फर्जी खातों में ट्रांसफर किया गया। चंद्रकांत शर्मा के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें प्रिंसिपल ने अपने पिता को एनजीओ का अध्यक्ष, मां को प्रबंधक और सचिव और पत्नी को कोषाध्यक्ष बनाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा ने चीन को भड़का दिया है। अमेरिकी सदन के स्पीकर नैन्सी पेलोसी हालांकि ताइवान छोड़ चुकी हैं। न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के 27 लड़ाकू विमान एक बार फिर ताइवान के एयर डिफेंस जोन में घुसे हैं। एक दिन पहले भी ताइवान के एयर डिफेंस जोन में चीन के 21 लड़ाकू विमान घुसे थे। ताइपे की तरफ से बताया गया कि चीन के 27 लड़ाकू विमान ने ताइवान के एयर डिफेंस जोन में एक बार फिर उड़ान भरी है। बता दें कि चीन लगातार कहता आ रहा है कि ताइवान और अमेरिका को नैन्सी पेलोसी की यात्रा के परिणाम भुगतने होंगे। तो जिस तरीके से ताइवान को लेकर यहां पर जंग छिड़ी हुई है और ऐसे में देखना होगा कि आखिर ये बात कहां तक पहुंचती है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि अमेरिका को लेकर जो भी चीन की तरफ से बयान आ रहा है, अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ चीन और कहता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।